देखिए, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के संबंध में अभी स्मृति ने पूछा है। पहला पॉइंट क्या है? निगमन विधि आधारित। निगमन विधि क्या है, पहले ये जान लीजिए। निगमन विधि का मतलब होता है कि आप कोई सामान्य सिद्धांत होता है, सूत्र से जब आप किसी स्पेसिफिक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो उसको निगमन विधि बोलते हैं। यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल का मतलब होता है कि कोई सूत्र, ठीक है, यानी कि कोई फार्मूला, कोई सिद्धांत, उस सिद्धांत को आप पहले जानते होते हैं। उस सिद्धांत के आधार पर उसे आप देखते हैं कि क्या इस व्यक्ति पर ये लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ। यह विधि निगमन विधि कहलाती है। इसके नीचे आगमन विधि है। आगमन विधि जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि आप पहले किसी व्यक्ति का अध्ययन करना शुरू करते हैं और वह अध्ययन करने के पश्चात जो आपको निष्कर्ष निकलता है उसे आप एक सिद्धांत के तौर पे एस्टेब्लिश कर देते हैं। यह विधि आगमन विधि कहलाती है। इसमें आप स्पेसिफिक से जनरल की यात्रा करते हैं। यानी स्पेसिफिक का मतलब है कि जो व्यक्ति होते हैं वह स्पेसिफिक होते हैं। कोई भी व्यक्ति स्पेसिफिक है, खास है, और वहां से लेकर के जब आपने उसका अध्ययन किया और उसके बाद में आपने जाना कि ऐसे ऐसे होता है, तो वह बात सब पर लागू हो जाएगी। तो वह एक सामान्यीकरण हो जाएगा, उसका जनरलाइजेशन हो जाएगा। तो आगमन विधि में आप शुरुआत करते हैं कि किसी विशिष्ट व्यक्ति से, और फिर वह सब पर लागू कर देते हैं। सिद्धांत वह बाद में बनता है। निगमन विधि में सिद्धांत या सूत्र आपको पहले से पता होता है। आप उस सूत्र को चेक करते हैं किसी व्यक्ति विशेष पर। सूत्र को संज्ञान में लेते हुए आप उसी सूत्र के आधार पर सामान्य किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन करते हैं। यानी कि जनरल के आधार पर आप स्पेसिफिक का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो निगमन विधि को डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। इसमें आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते हैं निगमन विधि में। और आगमन विधि में इसे बोला जाता है इंडक्टिव मेथड। इसमें आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि आप किसी व्यक्ति का पहले अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद में आप कोई सूत्र बनाते हैं। ठीक है। तो अर्थशास्त्र और सांख्यिकी में संबंध में इनका क्या महत्व है? पहला पॉइंट ये बताया गया है कि अर्थशास्त्र में निगमन प्रणाली द्वारा खोजे गए सिद्धांतों की परख, यानी कि उसकी कसौटी जो होती है, उसकी जो जांच होती है, वो सांख्यिकी द्वारा की जाती है। अर्थशास्त्र में कोई सिद्धांत अगर पहले से बन गया है तो उस सिद्धांत को आपने पहले से जनरलाइजेशन कर रखा है, वो सिद्धांत एक सूत्र बन चुका है। इकोनॉमिक्स का वो सूत्र अर्थशास्त्र चेक कैसे करता है? सांख्यिकी के माध्यम से। तो सांख्यिकी क्या है? वह अर्थशास्त्र के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों को जांचती है। कैसे जांचती है? फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। यानी सिद्धांत किससे मिला? अर्थशास्त्र से, और उसको सांख्यिकी जो है उपयोग में लाती किसी व्यक्ति विशेष पर, और उसके बाद में वो कहती कि ये सिद्धांत सही है या सही नहीं है। तो यहाँ पर सांख्यिकी जो है अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को जांच रही है निगमन विधि के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट है आगमन विधि। उसे पढ़ेंगे, लेकिन पहले बताओ निगमन विधि क्या समझ पाए? यस सर। ओके। स्मृति, कोई अगर तकनीकी समस्या ना, प्लीज कैमरा ऑन करो, क्योंकि आपने सवाल पूछा। अगर आप अपना कैमरा ऑफ रखोगे तो इस क्लास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मुझे नहीं पता चलेगा कि आप सुन भी पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो। ठीक है। सवाल पूछने वाला व्यक्ति अपना कैमरा अनिवार्य रूप से ऑन रखे, प्लीज। तो पहली बात ये कि आगमन विधि क्या है, अब हम ये जानेंगे। आगमन विधि का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर किसी व्यक्ति का अध्ययन पहले करना है, और जब आप उस व्यक्ति का अध्ययन करेंगे उसके बाद जो भी परिणाम मिलेंगे उनको आप सब पर लागू करना चाहेंगे, यानी कि उनका जनरलाइजेशन कर देंगे। और जनरल बात ही सूत्र कहलाती है। ठीक है। तो आगमन विधि में क्या है? अर्थशास्त्र व सांख्यिकी के अध्ययन के अंतर्गत अपनाई जाने वाली आगमन प्रणाली सांख्यिकी विज्ञान पर आधारित होती है। यानी कि जो आगमन प्रणाली है ये अर्थशास्त्र भी अपनाता है। तो इसमें क्या होगा कि आप सांख्यिकी में पहले आप कोई आंकड़ा लेंगे, आप उसको चेक करेंगे, उन आंकड़ों से जो निष्कर्ष आएंगे वह आप अर्थशास्त्र को वह आप निष्कर्ष देंगे। तो एक तरह से यहाँ पर अर्थशास्त्र आगमन विधि का उपयोग कर रहा है सांख्यिकी के माध्यम से, और सांख्यिकी के माध्यम से जो अध्ययन किए जाते हैं उन्हीं के आधार पर अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत बनते हैं वह सिद्ध भी हो पाते हैं। तो ये पहला और दूसरा पॉइंट रहा। इसके लिए आगमन और निगमन विधि का आना बहुत जरूरी था। आगमन और निगमन विधि में से कौन सी ऐसी विधि है जिसमें आप जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं, यानी कि सूत्र से किसी विशिष्ट व्यक्ति पर उसे लागू करता है? निगमन विधि या आगमन विधि? निगमन विधि।
निगमन विधि में आप जनरल से स्पेसिफिक पे जाते हैं, इसको अंग्रेजी में डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। इन डिडक्टिव मेथड यू गो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, एंड इन इंडक्टिव मेथड यू गो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, यू जनरलाइज द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ एनी स्पेशल स्टडी, स्पेशल केस। ओके, तो ये दोनों विधियां हो गई हैं, दोनों में अर्थशास्त्र सांख्यिकी पर निर्भर करता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 आपने शायद पूछा है, बैंकिंग व्यवस्था में शाख अध्ययन, तो यही नो पूछा है सर, ना? अच्छा, नो सर, सिद्धांतों का 6 विवेचन। सिद्धांतों का यस सर। विवेचन। अर्थशास्त्र में ऐसे अनेक नियम हैं जिनका विश्लेषण या एनालिसिस जो है वह समंक के द्वारा ही हो पाता है, यानी कि समंक के एनालिसिस के द्वारा ही हो पाता है। जैसे मांग और पूर्ति का नियम अगर हम बात करें, तो मांग और पूर्ति का जो नियम होता है, इसमें क्या बात है कि भाई आपने डिमांड और सप्लाई का रूल बता दिया कि वस्तुओं का अगर मूल्य घटता है तो वस्तुओं की मांग बढ़ती है, और वस्तुओं का मूल्य अगर घटता है तो सप्लाई जो यानी कि जो पूर्ति है वह कम हो जाती है। तो अगर हम मांग के नियम की खाली बात कर लें, वस्तुओं का मूल्य मान लिया घटा और मांग बढ़ गई, तो सवाल यह है कि वस्तुओं का मूल्य घटने पर जो मांग बढ़ गई है तो उसे हम चेक कैसे करेंगे? उसके लिए हम आंकड़े लेंगे कि भाई पहले किसी वस्तु का मूल्य मान लिया 100 रुपये था, तो हम उसकी 10 इकाइयां यूज करते थे, अभी उसका मूल्य घट करके 90 रुपये हो गया, तो हम अगर उसकी 12 इकाइयां यूज करने लगे तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। तो सिद्धांतों का विवेचन आप कैसे कर रहे हैं, ये मैंने आंकड़े ही बताया कि मूल्य 100 था तो डिमांड 90 थी, मूल्य 90 हुआ तो डिमांड 120 हो गई, या अगर 10 डिमांड थी तो डिमांड बढ़ करके 12 हो गई। यानी ये आंकड़े सिद्ध कर रहे हैं कि जो अर्थशास्त्र का नियम है मांग का वह सही है। क्या समझ रहे हैं? तो सिद्धांतों का विवेचन, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का विवेचन कौन करता है? सांख्यिकी। तो इस तरह से अर्थशास्त्र सिद्धांतों के विवेचन पर, निगमन विधि के उपयोग में, आगमन विधि के उपयोग में सांख्यिकी पर ही निर्भर करता है। ये 3 पॉइंट्स में इतनी बातें बताई गई। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? यस सर। सांख्यिकी की जो सीमाएं हैं, हाँ, सांख्यिकी की सीमाओं में सेकंड वाला पॉइंट है, या केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, देखिए उसमें सेकंड वाला पैरा। देखिए सांख्यिकी में, बोलिए। सांख्यिकी की सीमाओं में सेकंड वाला पॉइंट, उसका सेकंड वाला पैरा, इसमें जो एक प्रोफेसर है WI, उन्होंने एक लाइन कही है, सांख्यिकी मिट्टी का सामान है जिससे देवता या शैतान कुछ भी बनाया जा सकता है। बोली लाइन तो नहीं समझ में। सांख्यिकी की जो सीमाएं दी गई हैं इसमें आपने कौन सा पॉइंट पूछा है? पॉइंट नंबर 1 या 2? सर पॉइंट नंबर 2 का सेकंड पैरा। पॉइंट नंबर 2 का सेकंड पैरा डॉक्टर A.L. बाउले की डेफिनेशन है। नो सर, एक सेकंड सर, पॉइंट नंबर थर्ड का पॉइंट जो नंबर, सेकंड पैरा है। ठीक, पॉइंट हाँ नंबर 3 है, सांख्यिकी मिट्टी के समान है जिससे आप देवता या शैतान कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, हाँ तो सर, ये इसका तात्पर्य यह है कि जो डेटा होता है, आप चाहें तो डेटा का सिलेक्शन, ऐसा डेटा सिलेक्ट कर लें जिससे आप बताएं कि सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं, और चाहे तो आप ऐसा डेटा सिलेक्ट कर ले जिससे आप बताएं सारी चीजें बहुत खराब। फॉर एग्जाम्पल, जो सरकार मतलब जो जो दल सरकार में होती है वो ये बताती है कि हमारे जो है राज्य में अपराधों की संख्या घटी है। अब आप कंप्लेंट देख रहे हैं कि बहुत कम लिखे जा रहे हैं और हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। तो वही जो विपक्षी दल होगा वो क्या कहेगा कि सरकार, इतने अपराध बढ़ गए हैं, सरकार जो है कंप्लेंट तक नहीं दर्ज कर रही है, और इसीलिए ये आंकड़े घट गए हैं कंप्लेंट लिखने के। कानून व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त है क्योंकि पुलिस रिपोर्ट तक नहीं लिख रही। ठीक, अब आप देखें कि आंकड़े तो वही है, एक में वो सरकार भी वही आंकड़े ले रही है, और वो क्या बता रही है कि हमारी कानून व्यवस्था इतनी मजबूत हो गई है कि जो है रिपोर्ट तक, मतलब कंप्लेंट जो है, केसेस कम हो गए हैं, आपराधिक केसेस कम हो गए हैं। तो विपक्षी दल क्या बताते हैं उन्हीं आंकड़ों को लेकर के कि जो है सरकार के ये घटे हुए आंकड़े बता रहे हैं कि अपराध तो बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ गए हैं, अखबारों में पढ़िए, सब जगह पढ़िए, और सरकार के
जो पुलिस चौकी है या कोतवाली, यहाँ पर कंप्लेंट कम अगर दर्ज हो रही है तो उसका मतलब पुलिस रिपोर्ट ही नहीं लिखी। यानी कि ये दो चित्र प्रस्तुत किए गए, एक देवता का और एक शैतान का, आंकड़ा वही है। ठीक है, तो आप सांख्यिकी के आंकड़ों को आप मिट्टी के समान मानिए, आप चाहें तो उसे देवता का पुतला बनाइए या शैतान का बनाइए। ठीक है, यानी कि जो आंकड़े ओके सर। होते हैं उनका दुरुपयोग संभव है। लोग गलत उद्देश्य के कारण या स्वार्थवश कभी कभी आंकड़ों का मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आंकड़े तो वही होते हैं लेकिन उनको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। ये दो मैंने आपको उदाहरण देकर के बताए, आंकड़े वही हैं। सरकार बताती कि सब कुछ बड़ा अच्छा है, विपक्षी दल बताते हैं बहुत खराब है। ठीक है, और कोई पॉइंट? सन प्रतिष्ठा वर्मा, आपके कुछ पॉइंट्स थे थर्ड चैप्टर में, वो आप पूछ लीजिए। सर इसमें जो फिफ्थ वाला है, सांख्यिकी के नियम दीर्घकाल का औसत रूप में सत्य हो सकते हैं, उसमें जो प्रोफेसर किंग के अनुसार जो उन्होंने कहा है वो एक बार समझा दीजिए। सांख्यिकी की सीमाओं में पॉइंट नंबर 5, प्रोफेसर किंग कहते हैं कि कोई भी व्यवस्था हो, सिस्टम हो, जो बड़े या जटिल वर्ग के दृष्टि से मस्तिष्क के समझने योग्य होती है। जब आप बड़े लेवल पे किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं, बात को ध्यान से सुनिएगा, जैसे वो नेशनल इनकम हो या नेशनल एक्सपेंडिचर्स हो या एम्प्लॉयबिलिटी हो, जब आप बहुत बड़े लेवल पे पढ़ रहे होते हैं और उसे आप इजी टू अंडरस्टैंड बनाते हैं किसी ग्राफ के जरिए या किसी टेबल के जरिए, आप उसे इस रूप में रखते हैं कि उसे आसानी से कंपेयर किया जा सके पुराने समय से या किसी अन्य अर्थव्यवस्था से, तो हम ये पाते हैं कि उसे तो हम इजीली समझ पाते हैं। लेकिन ऐसी जब हम किसी सूचना को ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि वह सूचना है किसी बड़े जटिल मुद्दे को लेकर के, और उसको हम इजी टू अंडरस्टैंड बनाते हैं, तो बहुत बार वो छोटी मोटी अनियमितताओं को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाती। बहुत बार कुछ बड़े ब्लंडर्स हो जाते हैं, बहुत बार कुछ छोटी छोटी गलतियां रह जाती हैं जिसकी वजह से हमारे निष्कर्ष बिगड़ जाते हैं। ठीक, इसका तात्पर्य यह है कि जैसे मान लिया हम कोई ग्राफ अगर बनाए, या यूं समझ लीजिए कि हम मान लिया मान लिया हमने एक डेटा इकट्ठा किया कि हम ये पता करना चाहते हैं कि औसत जो किसी एक शहर में रहने वाले लोगों के यहाँ उनकी औसत संतानों की संख्या कितनी है। ठीक, तो अब इतना बड़ा शहर है, अगर हम ये पूरा डेटा लेना चाहें और किसी एक टेबल पे रखना चाहिए या किसी एक टेबुलर फॉर्म में रखना चाहें, तो ये कंपेरेबल तभी हो पाएगा जब आप इसे टेबुलर फॉर्म में लें। और इतना बड़ा शहर है जिसमें मान लेते हैं 2-2.5 लाख लोग रहते हैं। 2-2.5 लाख लोग अगर हैं तो आप मान लीजिए 1 लाख परिवार भी होंगे। तो 1 लाख परिवार अगर है, 1 लाख परिवारों में बच्चे कितने हैं औसत रूप से अगर हम ये पता करेंगे तो इसमें हमें पता चल जाएगा, हम लिख भी लेंगे। ठीक है, सैंपलिंग करेंगे, 1 लाख पूरा तो नहीं अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम 1000 या 500 परिवारों का अध्ययन करें और उनमें बच्चों की संख्या कितनी वो लिख के लाए। ठीक है, फिर हम उसके आधार पर उनका एवरेज निकालें। तो एवरेज निकालने में आप पाएंगे कि हो सकता है कि जो एवरेज आए वह पूरी संख्या ना आए, हो सकता है वो 3.5 आए। अब बच्चों की संख्या 3.5 तो नहीं हो सकती। जब आप एवरेज निकालते हैं किसी का, मान लिया हम कहें कि आपके परिवार में कितने बच्चे हैं, जैसे आप शताक्षी से पूछा आपके परिवार में कितने बच्चे हैं, शताक्षी बताइए आपको मिला के। सर 7। 7। प्रतिष्ठा आपके परिवार में कितने बच्चे हैं? 8। 8। स्मृति आपके परिवार में कितने बच्चे हैं? सर मैं ही एक बच्ची हूँ अपने परिवार में बस। आप हैं, ठीक है। तो 7, 8, 15 और एक 16 हुआ। अब ये 3 परिवार हमने मान लिया लिए अभी, और तीनों परिवार का अगर हम औसत निकालें तो 16 का अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? करिए डिवाइड, 3 बचे 15, 3 तिहाई 9, मतलब 5.33 बच्चे आएगा। तो अभी ये आंकड़ा क्या आ रहा है कि हर परिवार में 5.33 बच्चे हैं। अभी ठीक है, समस्या अभी तो मैंने केवल 3 का उदाहरण लिया, लेकिन 5.33 बच्चे में मतलब 0.33 मतलब क्या? क्या उसका सिर होगा खाली या उसके पैर होंगे खाली, मतलब क्या? यानी कि सांख्यिकी का ये एक कमी है
कि जब आप परिणाम निकाल रहे हैं तो बच्चे तो पॉइंट में नहीं हो सकते ना, या तो 3 होंगे या 5 होंगे या जो भी है। जैसे आपने एक 7 परिवार है, मतलब एक परिवार में 7 बच्चे हैं, एक में 6 बच्चे हैं, या 8 थे तो 15 हुआ, और स्मृति के यहाँ 1 तो 16 हुए ना। अब मैं अगर इन तीनों परिवारों में औसत बच्चों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे 16, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 16/3, यानी कि 5.333। अब बच्चों की संख्या 5.33 तो नहीं हो सकती, या तो 5 होगी या 6 होगी, है ना। तो ये एक ब्लेंडर है। जब आप बड़े लेवल पे अध्ययन करना चाहते हैं तो कुछ छोटी छोटी अनियमितताएं ऐसी हो जाती है जिन्हें आप दूर कर नहीं पाते सांख्यिकी में। शायद आप बात समझ पाए होंगे, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया कि सांख्यिकी के नियम दीर्घकाल तथा औसत रूप में ही सत्य हो सकते हैं। जैसे दीर्घकाल में सत्य होंगे, दूसरी बात अभी औसत रूप से क्या है, जैसे मान लिया हमने 3 परिवारों का एवरेज निकाला तो एवरेज आया 5.33, तो औसत रूप से ही ये सत्य है। या तो किसी परिवार में 8 बच्चे हैं, या किसी परिवार में 7 बच्चे हैं, या किसी परिवार में 1 ही बच्चा है, लेकिन हम उसे अगर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और हम बता रहे हैं 5.33, तो 5.33 तो किसी परिवार में ये संख्या नहीं है बच्चों की, है ना। तो ये औसत रूप से ही सत्य है, पूरी तरह से सत्य बात नहीं है कि हर परिवार में औसत रूप से 5.33 बच्चे। बात समझे। तो ये सांख्यिकी की एक सीमा है कि ये पूरी तरह से शुद्ध आंकड़े या शुद्ध जो है निष्कर्ष हमें नहीं बता पाता, इसके परिणाम औसत रूप से ही सत्य होता है, ठीक है। और प्रतिष्ठा कोई सवाल? सर ये एक लास्ट पॉइंट है सांख्यिकी सीमाओं का 6 वाला पॉइंट। इसमें सांख्यिकी समंकों में एक रूपता तथा सजीवता का होना अनिवार्य। देखिए, अगर आप कहीं पे अध्ययन करना चाहते हैं और अध्ययन आप करते हैं तो हमेशा तुलना का उद्देश्य होता है, और आप जानते हैं कि तुलना आप जो है सजातीय लोगों में ही कर सकते हैं। कभी किसी बकरी के द्वारा जो दुग्ध का उत्पादन होता है, बकरी के दुग्ध उत्पादन क्षमता का आप किसी भैंस की दुग्ध उत्पादन क्षमता से तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से सर ये सजातीय विजातीय क्या है? मैं वही बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। बकरी और भैंस सजाती नहीं है, विजाती है, हाँ या ना। एक भैंस दूसरे की सजाती है, एक बकरी दूसरी बकरी की सजाती है, लेकिन आपस में भैंस और बकरी विजाती हो गए, सजाती नहीं है, मतलब एक जाति के नहीं। तो जो एक जाति के नहीं उनकी आपस में तुलना नहीं कर सकते, ये सर नो। जैसे आप मान लिया 11th क्लास में है तो आपकी तुलना इकोनॉमिक्स 12th क्लास के बच्चों से नहीं की जा सकती, आपके नॉलेज की तुलना, ये सर नो। आपकी तुलना आपके सेक्शन के बच्चों से की जा सकती है या 11th ई के बच्चों से की जा सकती है, क्योंकि आप लोग इस ग्राउंड पे 11th डी और ई की तुलना की जा सकती है, क्योंकि आप सजाती हो गए, क्योंकि आप में सजातीयता का मेन एक पॉइंट क्या है कि आप दोनों इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सजाती हो गए। लेकिन मान लिया अगर स्मृति इतिहास पढ़ रही है और शताक्षी अगर अकाउंटेंसी पढ़ रही है, तो इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते, यहाँ पर आप विजातीय हो गए। तो सांख्यिकी केवल सजातीय आंकड़ों का ही अध्ययन करेगा, पहली बात, ठीक है। जैसे जब आप तुलना, क्योंकि उद्देश्य क्या होता है, हर सांख्यिकी अध्ययन का उद्देश्य होता है तुलना करना। अगर तुलना नहीं हो पाएगा तो अध्ययन बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तुलना वो चाहे आप अपने ही इस साल के परफॉर्मेंस का पिछले साल के परफॉर्मेंस से करना चाहें, चाहे आप अपनी तुलना किसी अन्य फर्म के साथ करना चाहें या अन्य व्यक्ति के साथ करना चाहें। तो अब इसमें सजातीयता विजातीयता तो आप समझ गए। रही बात एक रूपता की, तो एक रूपता मतलब एक रूप जैसे दिखने वाले, है ना। अब इसको जरा पढ़ लीजिए। सांख्यिकी के अंतर्गत विभिन्न आंकड़ों का पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन होता है। पारस्परिक मतलब एक दूसरे के साथ, तुलनात्मक यानी कि कंपैरेटिव स्टडी होती है। तो इसके लिए हमें आंकड़ों को एक जैसा चाहिए, ठीक है, और वो सजातीय हो, ये बड़ी जरूरत है। अगर विजातीय हो गए तो उनकी तुलना नहीं कर सकते। जैसे मुद्रा का अवमूल्यन और वर्षा की मात्रा की आपस में तुलना नहीं हो सकती। ये मुद्रा का अवमूल्यन इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है और वर्षा की मात्रा ये ज्योग्राफी का पार्ट है, मौसम विज्ञान का टॉपिक है। तो इनकी आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो तुलना भी नहीं हो सकती। शायद समझ गए होंगे। और कोई पॉइंट? यस सर। सर अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व समझा दीजिए एक बार। बेटा अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व तो काफी बड़ा है, ठीक है। इसमें आपको जो चीज कम समझ में आई है आप वो हमें बताइए। जब आपने इसे पढ़ा तो आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया वो पूछिए।
अगर आप ये कहते हैं कि सर हमें इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमिक्स में आपको क्या नहीं समझ में आया ये बताइए। तो ऐसे ही यू हैव टू बी स्पेसिफिक। आपका क्वेश्चन भी स्पेसिफिक होना चाहिए कि हमने अर्थशास्त्र का महत्व पढ़ना शुरू किया तो पहली लाइन नहीं समझ में आई, दूसरी नहीं आई, या इसमें क्या नहीं समझ में आया। सरकार के लिए सांख्यिकी का क्या महत्व है, अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी का क्या महत्व है, कौन सा पॉइंट आपको पूछना है? सर ये 1 मिनट सर। सर इसमें एक लाइन है, मार्क ट्वेन तथा डिज़रायली ने कहा है कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं, झूठ, सफेद झूठ और समंक। ये क्या मतलब, समंक को झूठ इन लोगों ने बोला है? ये किस टॉपिक में है? सर ये सांख्यिकी की सीमाओं का 9 पॉइंट, आंकड़ों की अविश्वसनीयता। सांख्यिकी की सीमाओं का 9 पॉइंट। यस सर, उसमें तो मार्क ट्वेन और डिज़रायली ने, प्रोफेसर मार्क ट्वेन और डिज़रायली। मार्क ट्वेन और डिज़रायली ये दो लोग हैं, दोनों बड़े इकोनॉमिस्ट या बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं। डिज़रायली तो बड़े फिलोसोफर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो इनका सेंटेंस है कि झूठ 3 तरह के होते हैं। एक तो झूठ होता है, एक सफेद झूठ होता है, और जो सफेद झूठ से भी बड़ा झूठ होता है वो समंक होता है। तो इनका इशारा इस बात से कि समंक झूठ बोलते हैं, और जो भी समंक पर ही आधारित होती है सांख्यिकी, तो सांख्यिकी के प्रति अविश्वास होना इसीलिए लाजिम है, यानी कि लॉजिकल। ये इन्होंने कहने की कोशिश की है कि लोग सांख्यिकी पर इसलिए अविश्वास करते हैं कि वही आंकड़े हैं जो बताते हैं कि भाई जो जो कानून व्यवस्था है बड़ी अच्छी है, और दूसरा आंकड़े बताते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है। तो आप क्या माने? तो एक तो निष्कर्ष ही खराब, मतलब अलग अलग निकल रहे हैं सेम आंकड़ों पर, तो भरोसा नहीं होता आंकड़ों पर। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कहीं पे कोई चुनाव हुए और अलग अलग चुनाव अनुमान लगाने वाले टीवी चैनल्स अपने अपने परिणाम बताते हैं। एक चैनल बताता है कि भाजपा रिकॉर्ड मत से जीत रही, दूसरा चैनल बताता है कि नहीं इस बार भाजपा हार रही है और कांग्रेस जीत रही। तो अब आप 2, 3, 4, 10 चैनल जब आप देखते हैं और सब अपना अपना अलग अलग राग अलाप रहे होते हैं, तो आप किसी चैनल पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि ये सब फर्जी बात कर रहे हैं, है ना, और आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते। ठीक, क्योंकि जब 10 लोग अलग अलग बात बोल रहे हैं तो 9 तो गलत ही होंगे, कोई एक ही तो सही सिद्ध होगी। तो आप उस एक पर भी भरोसा नहीं कर पाते जो सही होता है, और इसीलिए इन्होंने ये बोला है कि झूठ 3 तरह के होते हैं, झूठ, सफेद झूठ और समंक। ठीक है, ओके। और प्रतिष्ठा, क्या और कुछ सवाल है क्या? प्रतिष्ठा है, चली गई। आस्था जुड़ी हुई है, आरुषि गुप्ता जुड़ी हुई है। अगर आप में से किसी के कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर यस, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व में चौथा पॉइंट समझा दीजिए। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व जो है उसमें चौथा पॉइंट है विनिमय के संदर्भ में। विनिमय माने होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज हम करते हैं अलग अलग चीजों का, जैसे वस्तुओं के बदले हम वस्तुएं लेते हैं तो ये वस्तु विनिमय हो गया। अगर हम कोई वस्तु लेना चाहते हैं, बदले में हम मुद्रा देते हैं, तो इसे हम सामान्य विनिमय बोलते हैं, जो आजकल चलन में है। यहाँ इन्होंने विनिमय शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। इन्होंने बोला है कि विनिमय के संदर्भ में सांख्यिकी समंकों से किसी वस्तु की बाजार में मांग एवं आपूर्ति पर आधारित मूल्य निर्धारण और लागत मूल्य संबंधी जानकारी होती है। ये थोड़ा सा समझने जैसा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी कि हम कोई भी वस्तु या सेवा के बदले हम कुछ उसका मूल्य चुकाते हैं। ठीक, तो विनिमय के संदर्भ में जो सांख्यिकी समंक होते हैं उनसे हमें किसी बाजार में ये पता चलता है कि इस मूल्य पर इस पर्टिकुलर वस्तु की इस बाजार में क्या मांग है, और उसी मूल्य पर उसी वस्तु की कितनी इकाइयां सप्लायर जो है वो सप्लाई करना चाहता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु की बाजार में मांग क्या है, उसकी आपूर्ति पर आधारित मूल्य निर्धारण। अच्छा, जिस भी वस्तु की जितनी मांग होगी और जितनी उसकी सप्लाई होगी, उसी के आधार पर उसका मूल्य तय होगा। जैसे किसी भी वस्तु की अगर मांग ज्यादा हो जाए उसकी सप्लाई से, सप्लाई समझ तो प्रोडक्शन से, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही तो सप्लाई होगी।
दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर मानिए कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है कुछ भी स्टॉक में नहीं रखा जाता, सबका सब मार्केट में भेज दिया जाता है। तो आप पाएंगे कि सप्लाई में और उत्पादन में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो यही मानिए कि सप्लाई और उत्पादन दोनों एक ही चीजें हैं। तो जितना उत्पादन हो रहा है, अगर मान लिया वो शॉर्ट है और मांग अगर ज्यादा हो जाए, तो आपका अनुमान क्या है, मूल्य वस्तुओं का बढ़ेगा या घटेगा? फिर से सवाल रिपीट करूं, बढ़ेगा। अच्छा, इसका उल्टा सवाल अगर करते हैं कि मान लेते हैं कि वस्तु की सप्लाई बहुत ज्यादा है और उसकी मांग जो है उसकी सप्लाई की अनुपात में कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मूल्य उस वस्तु का बढ़ेगा या घटेगा? सर घटेगा। तो यही जो मांग और आपूर्ति की स्थिति होती है, ये उस वस्तु का मूल्य निर्धारित कर लेती है। और उसका लागत मूल्य कितना होगा, ये भी जानकारी आपको डेटा के माध्यम से ही मिलती है। मांग की, सप्लाई की डेटा ही आपको बताते हैं कि उसका मूल्य कितना होगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ें और सीखें, ठीक है। कल से जो 4th चैप्टर है उसके जो आगे के टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस आपको भेजे जाएंगे, उन्हें ध्यान से पढ़े। मंडे को इसका लाइव क्लास फिर से होगा, तो आप 4th चैप्टर से रिलेटेड चीजें पूछ सकेंगे, ठीक है। और अगर 3rd चैप्टर में भी कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकेंगे।